हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल क्वांटम न्यूज़ में। आज हो चुके 27 फरवरी 2021। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हम टॉप 9 न्यूज़ की जो कि दुनिया में सुर्खियों में बनी हुई हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, एशिया। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम टॉप 9 न्यूज़ की। नाइजीरिया के स्कूल पर हमले के बाद 300 लड़कियां अगवा। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में एक बार फिर अज्ञात बंदूकधारियों ने स्कूल पर हमला किया है, जिसके बाद 300 लड़कियां अगवा हो गई। इनमें से 10 और 13 साल की बच्चियां भी शामिल है। बंदूकधारी घंटों तक स्कूल के अंदर रहे थे। 15 साल की उम्र में चुना IS में शामिल होने का रास्ता। अब स्वदेश लौटना चाहती हैं शमीमा बेगम। कोर्ट ने किया इनकार। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए ब्रिटेन से रवाना हुई शमीमा बेगम को वापस लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि उन्हें अपना नागरिकता केस लड़ने की अनुमति भी नहीं मिलेगी। कोरोना जांच के लिए वैज्ञानिकों ने बनाई एक खास माइक्रोचिप। 55 मिनट से भी कम समय में आ जाएंगे नतीजे। वैज्ञानिकों ने टिकट के आकार की एक खास चिप बनाई है जो कोविड-19 की जांच को आसान बना देगी। इस चिप की मदद से 55 मिनट से भी कम समय में स्मार्टफोन पर नतीजे मिल जाएंगे। एक दूसरे से मिलने के लिए दंपति ने तोड़े क्वारंटीन के नियम। जज ने सुनाई जुर्माने के साथ जेल की सजा। सिंगापुर की एक अदालत ने शुक्रवार को एक ब्रिटिश नागरिक और उसकी पत्नी को क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने पर जेल की सजा सुनाई है। आरोपी शख्स पिछले साल क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने और उसकी पत्नी से बढ़ावा देने के आरोप में भी दोषी पाए गए हैं। WHO ने भारत और PM मोदी की तारीफ की। कहा, हमें उम्मीद है कि बाकी देश भी आपका अनुसरण करेंगे। भारत कोरोना वायरस महामारी के मुश्किल वक्त में दुनिया के लिए मसीहा बनकर उभरा है। वह अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ संगठन की कोवैक्स पहल के तहत गरीब देशों तक भी वैक्सीन पहुंचा रहा है। भारत के इन प्रयासों के लिए WHO ने उसकी जमकर तारीफ की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सराहना की है। ऑस्ट्रेलिया को गैंगस्टर बोल जमकर भड़का चीन। कहा, इन देशों के साथ मिलकर हमारे साथ गुंडागर्दी कर रहा है। चीन के रिश्ते इस समय न केवल भारत और अमेरिका बल्कि ऑस्ट्रेलिया से भी तनाव भरे चल रहे हैं। चीन का आरोप है कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका केंद्रित नस्लवादी और माफिया स्टाइल कम्युनिटी का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया फाइव आइज नामक इंटेलिजेंस गठबंधन का हिस्सा है जिसमें कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका भी शामिल है। यह लंबे समय से चला आ रहा है वो गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सहित इन 3 देशों के साथ इंटेलिजेंस से जुड़े मामलों पर काम करता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड लैब पर साइबर अटैक। हैकरों ने कई सिस्टमों को बनाया निशाना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पुष्टि करते हुए बताया है कि कोविड-19 रिसर्च में शामिल उसकी एक लैब पर साइबर हमला हुआ है। फोर्ब्स की जांच में यह बात सामने आई है कि हैकरों ने लैब के कई सिस्टमों में सेंधमारी की है। यूनिवर्सिटी ने गुरुवार को कहा है कि किसी भी क्लिनिक रिसर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। माना जा रहा है कि इस महीने के मध्य में हैकिंग हुई थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि हमले के पीछे कौन लोग हैं। बात करें आखिरी अपडेट की तो आतंकों को पालने के लिए पाक ने चुकाई भारी कीमत। FATF के ग्रे लिस्ट से हुआ $38 बिलियन का घाटा। पाई को मोहताज पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट में शामिल होने के कारण तगड़ा आर्थिक झटका लगा है। दरअसल आतंकवाद की वित्तीय मदद पर निगाह रखने वाला पेरिस बेस्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने से $38 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान को 2008 से ही ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। पड़ोसी मुल्क तब से ही लगातार इस लिस्ट से बाहर निकलने का प्रयास करता रहा है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं हम दुनिया के कुछ बड़े देशों की खबरों के बारे में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं हम पाकिस्तान की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। अगर बात करें पहली बड़ी खबर की तो चीन और US के बीच तनाव कम कर सकता है पाकिस्तान। 50 साल पहले भी किया था। अमेरिका और चीन के बीच बीते काफी समय से विवाद बना हुआ है। ट्रंप सरकार के कार्यालय में चीन पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई और अब अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार के आने के बाद चीन के प्रति रुख ज्यादा बदलाव नजर नहीं आ रहा है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह चीन और अमेरिका के बीच तनाव कम कराने की बात करते दिख रहे हैं। वहीं बात करेंगे अगली बड़ी खबर की तो आखिर क्यों पाकिस्तान के PM इमरान खान को विरोधी बुलाते हैं तालिबान खान। क्या है TTP के साथ करीबी का राज। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान पर नकेल कस चुकी है। पाकिस्तान कई बार ग्रे लिस्ट से बाहर आने की कोशिश कर चुका है लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। दुनिया में आतंकवाद के मसले पर हर बार पाकिस्तान को शर्मसार होना पड़ता है। आतंकवाद के मसले पर शर्मिंदगी झेलते पाक के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कान पर 1 जून तक नहीं रेंगती है और यह बताया जाता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद कभी आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान का समर्थन कर चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इमरान खान को किसी जमाने में तालिबान खान तक कहा जाता था। तो आइए बात करते हैं अब चीन की कुछ बड़ी अहम खबरों के बारे में। चीन में 2 और वैक्सीनों को प्रयोग की मिली मंजूरी। 4 टीकों से वैक्सीनेशन कर रहा है ड्रैगन। चीन ने गुरुवार को कोविड-19 की 2 और वैक्सीनों को उपयोग की मंजूरी दे दी है। उसकी वैक्सीनों की संख्या बढ़ गई है। चीन के पास अब अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन करने के लिए 4 वैक्सीन है। वहीं बात करने के लिए बड़ी खबर की तो चीन का नया पैंतरा। हांगकांग के 7000 साल पुराने इतिहास को मिटाकर दोबारा लिखवाई किताबें। 726 करोड़ रुपए खर्च किए। हांगकांग में विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू हो चुका है। इससे अब चीन को डर है कि हांगकांग के युवा उससे बगावत कर प्रदर्शन शुरू न कर दें। इसलिए उसने हांगकांग की नई पीढ़ी को अपने वश में करने की ठान ली है। चीन की जिनपिंग सरकार ने हांगकांग के स्कूल कॉलेजों में चीन के प्रति वफादारी का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया है। ड्रैगन ने हांगकांग के 7000 साल पुराने इतिहास को मिटा दिया है।
साथ ही $100 मिलियन खर्च कर इतिहास की नई किताबें लिखवाई हैं। इनमें से एक किताब 800 पेज की है। इसमें चीन ने अपना गुणगान किया है और खुद को हांगकांग का रक्षक बताया है। इन किताबों में चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना समेत प्रमुख साइट्स के बारे में बताया गया है। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की तो चीनी राष्ट्रपति का दावा, देश ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई में पूरी जीत हासिल की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को घोषणा की, चीन ने पिछले 4 दशक में 77 करोड़ से अधिक लोगों का आर्थिक स्तर सुधार कर गरीबी के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह से जीत हासिल कर ली है। उन्होंने कहा है कि यह देश द्वारा किया गया एक चमत्कार है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। शी जिनपिंग ने यहाँ आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए घोषणा की कि कोई भी देश इतने कम समय में लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल नहीं हुआ है। तो आइए बात करते हैं हम अब अमेरिका की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। बाइडेन ने किंग सलमान से की बात, क्राउन प्रिंस को किया साइडलाइन, ईरानी आक्रामकता और यमन में शांति पर हुई चर्चा। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार जो बाइडेन ने सऊदी अरब के किंग सलमान से बात की। दोनों के बीच ऐसे समय में बातचीत हुई जब एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वॉशिंगटन पोस्ट के कॉलमनिस्ट जमाल खशोगी की हत्या में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद का भी हाथ है। ऐसे में इस बातचीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं बात करने के लिए बड़ी खबर की तो सीरिया में ईरान समर्थित लड़ाकों को अमेरिका ने बनाया निशाना, दागी मिसाइलें। अमेरिका ने गुरुवार को सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों द्वारा इस्तेमाल की जा रही सुविधाओं को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए। पेंटागन ने कहा है कि इस महीने की शुरुआत में इराक में एक रॉकेट हमले के लिए हमला हुआ था। इस हमले में एक नागरिक कॉन्ट्रैक्टर मारा गया था और एक अमेरिकी सैनिक और अन्य गठबंधन सैनिक घायल हो गए थे। इसका जवाब देने के लिए हवाई हमला किया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर ब्रिटेन से निकलकर आ रही है। आखिर सारे भगोड़े अपराधियों का ठिकाना ब्रिटेन ही क्यों होता है? जाने इस सवाल का जवाब। भारत में बड़े घोटाले करने वाले अपराधी भागकर ब्रिटेन पहुंच जाते हैं। इसके बाद यहां से उन्हें भारत में प्रत्यार्पित करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ब्रिटेन की प्रत्यर्पण अदालत ने गुरुवार को जिस तरह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए भगोड़े हीरा कारोबारी और पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को भारत प्रत्यार्पित करने पर मोहर लगाई है, इससे ये स्पष्ट होता है कि आने वाले दिनों में अन्य अपराधी भी ब्रिटेन से भारत में प्रत्यार्पित होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि सारे अपराधी ब्रिटेन क्यों भाग जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे प्रत्यार्पण की रफ्तार कम होती है। ब्रिटेन में प्रत्यार्पण प्रक्रिया काफी धीमी होती है। भारत ने नीरव मोदी के अलावा विजय माल्या के लिए प्रत्यार्पण की मांग की, लेकिन अभी तक इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सका है। यही कारण है कि सारे अपराधी ब्रिटेन भाग जाते हैं। बात करें यूरोप की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में तो नावलनी की कम नहीं हो रही मुश्किलें। अब सरकार ने मॉस्को की जगह पुतिन की खुफिया जेल में किया ट्रांसफर। रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नावलनी को राजधानी मॉस्को से बाहर स्थित जेल में सजा काटने के लिए भेज दिया है। नावलनी के वकील ने इसकी जानकारी दी है। रूस सरकार द्वारा ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब यूरोप के शीर्ष मानवाधिकार अदालत ने क्रेमलिन आलोचक को रिहा करने की मांग की है। गौरतलब है कि नावलनी की गिरफ्तार के बाद से ही रूस पर उन्हें रिहा करने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं रूस में बड़े पैमाने पर लोग नावलनी की रिहाई के लिए विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहीं बात करने के लिए बड़ी खबर की तो पुतिन ने खुफिया एजेंसी को किया आगाह, कहा विदेशी ताकतें रच रही देश को अस्थिर करने की साजिश। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने देश की शीर्ष खुफिया एजेंसी को रूस को अस्थिर करने के प्रयासों से निपटने के लिए अपनी कार्रवाई बढ़ाने का आदेश दिया है। पुतिन ने इन्हीं पश्चिमी प्रयासों के रूप में वर्णित किया है। संघीय सुरक्षा सेवा के शीर्ष अधिकारियों की एक बैठक में बुधवार को पुतिन ने रूस को नियंत्रित करने की तथा कथित रणनीति का जिक्र करते हुए बड़े आरोप लगाए। रूसी राष्ट्रपति ने देश को अस्थिर करने समेत अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोप लगाए। बात करें अगली बड़ी खबर की तो म्यांमार के बाद अब अर्मेनिया में तख्तापलट की साजिश, सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रधानमंत्री। म्यांमार के बाद अब एक और देश में सेना तख्तापलट कर सकती है। अर्मेनिया के प्रधानमंत्री को डर है कि सेना की देश बागडोर अपने हाथों में ले सकती है। अर्मेनिया में तेजी से बदलते हालात पर दुनिया की नजर है। अगर यहाँ सेना सरकार को हटाकर कमान अपने हाथ में लेती है तो इस साल म्यांमार के बाद तख्तापलट वाला दूसरा देश होगा। अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पासियान ने आरोप लगाया है कि सेना के शीर्ष अधिकारियों ने तख्तापलट की साजिश रची है। तो आइए बात करते हैं अब एशिया के बड़े देशों की खबरों के बारे में। श्रीलंका में अब दफनाए जाएंगे कोरोना मृतक, मुस्लिम समुदाय की मांग हुई पूरी। दुनिया भर में थूथू के बाद दी मंजूरी। श्रीलंका की सरकार ने कोविड-19 के चलते मरने वाले लोगों के शवों के दफनाने पर लगी रोक को हटा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी है। सरकार के इस फैसले का देश में रहने वाली मुस्लिम और ईसाई आबादी ने विरोध किया है। दरअसल इन धर्मों के रिवाज के मुताबिक मरने वाले व्यक्ति को जमीन में दफनाना होता है। हालांकि इस विवादित फैसले के चलते ऐसा करने पर रोक लग गई थी। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की तो श्रीलंका को भारत से कोविड वैक्सीन की 5 लाख डोज मिली। चीनी वैक्सीन को नहीं करेगा इस्तेमाल। कोरोना वायरस महामारी के इस मुश्किल वक्त में भारत दुनिया के लिए मसीहा बनकर उभरा है। भारत अब तक कई कम और मध्यम आय वाले देशों को वैक्सीन मुहैया करा चुका है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोवैक्स पहल के तहत भी दुनिया को वैक्सीन मुहैया कराने में मदद कर रहा है।
साथ ही अपने पड़ोसी देशों को भी हर संभव मदद दे रहा है। भारत ने श्रीलंका को भी वैक्सीन की 5 लाख डोज भेंट की थी, जिसकी दूसरी खेप भी अब उसे मिल गई है। बात करें अगली बड़ी खबर की तो दो देशों के बीच हुआ खूनी युद्ध, आम नागरिकों पर बरसाती ताबड़तोड़ गोलियां, 613 लोगों की मौत। दुनिया में बेशक शांति स्थापित करने के लिए चाहे कितने भी प्रयास किए जाते हों, लेकिन कई देश अब भी युद्ध जैसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं। इनमें से कई युद्ध तो जमीन के उस टुकड़े के लिए होते हैं जिस पर आम जनता रहती है। ऐसे में इससे सबसे अधिक प्रभावित अभी आम लोग ही होते हैं। युद्ध के कारण इनकी जिंदगियां पल भर में तबाह हो जाती हैं। ऐसे ही एक घटना सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे दो देशों के बीच होने वाले युद्ध के समय हुई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। ये युद्ध अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच हुआ पहला युद्ध था। वहीं बात करें मिडिल ईस्ट की तो 12 भारतीयों सहित 17 लोगों को बस एक्सीडेंट में मारा। कोर्ट ने सजा कम कर 1 साल की, लेकिन लगाया तगड़ा फाइन। यूएई में दुबई की अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिस पर हर कोई चर्चा कर रहा है। यहाँ गुरुवार को ओमान के उस बस ड्राइवर को सजा की 7 साल से कम करते हुए 1 साल कर दिया गया है, जिसने बस एक्सीडेंट में 17 लोगों को मार दिया था। इनमें 12 भारतीय भी शामिल थे। ये घटना साल 2009 की है। हालांकि सजा कम करने के साथ ही ड्राइवर पर लगा जुर्माना पहले के बराबर ही रहेगा। ड्राइवर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। बात करें हम अन्य देशों की तो इस देश में सैकड़ों आम नागरिकों की हुई सामूहिक हत्या। महीनों बाद सामने आया हैरान कर देने वाला मामला। अफ्रीकी देश इरिट्रिया ने इथियोपिया के टिग्रे में स्थित प्राचीन शहर एग्जाम के सैकड़ों आम नागरिकों की सामूहिक हत्या कर दी। ये सामूहिक हत्या 28 से 29 नवंबर के बीच हुई थी। इस बात की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शुक्रवार को दी है। इथियोपिया के उत्तरी हिस्से में स्थित टिग्रे क्षेत्र में महीनों से जारी संघर्ष के बीच होने वाली सबसे बड़ी घटना है। तो दोस्तों, ये थी विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी और अहम खबरें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे इस चैनल क्वांटम न्यूज में आपको विदेश से जुड़ी हर बड़ी खबर देखने को मिलेंगी।